ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं अंकित जी कि आपके लाइफ में अगर कोई है कि नहीं, तो आप बताएंगे है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड थी तो चलो मैं पिछड़ गया, लेकिन वो लोग क्यों पिछड़े जिनके लाइफ में कोई नहीं है? ना समझ लिए कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई। हाँ, मुझे उनसे प्यार हुआ था और बेपनाह प्यार हुआ था। मजबूरी में कोई जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपके आंखों में आंसू अकेले में कहीं आपसे ज़्यादा रोता है। मुझसे कोई पूछता था, अरे भैया आपने तो स्टेट पीसेस का पीटी दे दिया। हाँ हाँ भैया, पीटी की तैयारी कैसे करें? ये ले लो लक्ष्मीकांत, ये ले लो बिपिन चंद्रा, ये ले लो ये चंद्रा, वो चंद्रा, ये बर्णवाल। यूपीएससी ने कभी भी नहीं कहा है कि अंकित शर्मा जी से बात करोगे तो आईएएस बनोगे। हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा। ना मेरे पास तैयारी से पहले रणनीति थी, ना तैयारी के दरमियान रणनीति थी, और ना ही एग्जामिनेशन की कोई रणनीति थी, और ना ही एग्जामिनेशन हॉल की कोई रणनीति थी। अगर आप मुखर्जी नगर की बात करते हैं तो यहाँ मार्केटिंग है, और सिर्फ मार्केटिंग है, और मार्केटिंग को देखते हुए लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। आप जिस भी कोचिंग में जाइए, पहले एक बार पता करिए, 3 चीज़ों का पता करिए। आप कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले पता करिए कि जो आपको पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ रहा है और वो कितना अपडेट है यूपीएससी के लिए। पहला ये देखिए। दूसरा, आप ये देखिए कि जो पढ़ा रहा है वास्तव में उसने पीटी पास किया है कि नहीं किया, मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार ये जरूर पता कर लीजिए। अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिलती है मौत ऐ मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। यूपीएससी की तैयारी के दरमियान जो ये होता है ना, इसमें सफलता और असफलता, कब आप सफल होंगे और कब आप असफल होंगे, आप खुद भी पता नहीं चलता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो, आज का इंटरव्यू काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आज हमारे साथ हैं हरेंद्र पांडे जी। सर की कहानी की बात करें, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इनको पहचान रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे इनके इंटरव्यूज़ आए हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वालों ने इनको कवर किया है, इनकी जर्नी को, इनकी लाइफ स्टोरी को दिखाया है। उसमें एक टाइटल बहुत फेमस हुआ कि इनकी एक तैयारी के दौरान महिला मित्र रहीं, आप गर्लफ्रेंड कह सकते हो, वो रहीं और इनको वो छोड़कर चली गई। आज वो आईएएस ऑफिसर है। जब उनका सिलेक्शन हुआ उसके बाद से इनकी उनसे बात नहीं हुई। वो यहाँ से सिलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद घर पे गई, उसके बाद उनका फ़ोन बंद आ रहा था। ऐसी कुछ कहानी इनकी आप लोगों ने अभी तक देखी है यूट्यूब पर और न्यूज़ पर। उसी के बारे में हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब मुखर्जी नगर में आता है तैयारी के लिए तो किस तरीके का उसका संघर्ष रहता है। और सर का लगभग 11 साल का ये संघर्ष है। 11 साल में इन्होंने 5 अटैम्प्ट दिए यूपीएससी के, 4 बार मेंस तक गए और 2 बार इंटरव्यू तक गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनको सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन आज वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक हैं। आप जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये शिक्षा को प्रमोट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं लगातार। तो इनकी जर्नी को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई भी सवाल होते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमारे वीडियोज़ के बारे में आप फीडबैक देना चाहते हो कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर किन लोगों के साथ हम इंटरव्यूज़ करें, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो आप हमें बता सकते हो। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हो। सर प्लीज़ शॉर्ट में आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिलती है मौत ऐ मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। सबसे पहले तो अंकित जी आपको और आपसे जुड़े हुए जो लोग भी हैं, जो भी आपको देखते हैं और आपको प्यार करते हैं, उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल का नाम मैं नहीं लूँगा, चूँकि ये चैनल नहीं, एक क्रांति है और युवाओं के लिए एक बदलाव है। उनके लिए जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं। मेरा नाम हरेंद्र पांडे है। मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले का रहने वाला हूँ। 2011 में मैंने ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैं यूपीएससी के लिए, वहीं से मैं चल दिया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो बस मेरा ये छोटा सा परिचय है। मेरा नाम हरेंद्र पांडे है। मैं 2011 में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने गोपालगंज बिहार का निवासी हूँ और दिल्ली 2011 में आया। आपके इतिहास को हम और खंगालेंगे, आपकी जर्नी को और हम और जानेंगे डीपली से, लेकिन जो एक चीज़ वायरल हो रही है, पहले हम उसी पर फोकस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ये आपकी जीवन में किस तरीके की वो कहानी रही, किस तरीके का वो एक वाक्यांश जो आपके जीवन में घटित हुआ। आपकी महिला मित्र थी, वो आपको छोड़कर चली गई।
काफ़ी दुखद घटना थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से ये आपके जीवन में घटा। देखिए, ध्यान से सुनना और इसको स्किप बिल्कुल मत करना। जो भी एस्पिरेंट 2023 और 24 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक शानदार मौका है। अभी अनअकैडमी पर 13 नवंबर सुबह 11 बजे ऑल इंडिया लेवल पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हो यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना कितना टफ होता जा रहा है, तो ये एग्जाम होगा जो यूपीएससी के रियल एग्जाम की तरह ही होगा और ऑल इंडिया लेवल से आप अपनी रैंक को जान सकते हो। ऑल इंडिया लेवल के जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनसे आप अपना कंपटीशन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। साथ ही साथ इसमें जो भी 50% शुरुआती पार्टिसिपेंट होंगे, उनको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। और तो और जो टॉप रैंकर्स होंगे, उनको मैकबुक, आईफोन, आईपैड और अमेजन वाउचर्स जैसे तमाम 40 करोड़ तक के प्राइजेस रखे गए हैं, वो आपको जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो भी टॉप रैंकर्स होंगे, उनको किसी ना किसी एक आईएएस ऑफिसर के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिलेगा। ये शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए और हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। ये मैं इसे दुखद नहीं कहूँगा और उन्होंने मुझे छोड़ के नहीं गई। मैं आपको सीधी सी बता दूं, हर युवा के अंदर दिल है और वो दिल धड़कता है। मैं अपने हर वीडियो में बताया हूँ और आज भी बताऊँगा। मैं एक इंसान हूँ तो दिल मेरे अंदर भी है ना, तो धड़केगा, जाहिर सी बात है। प्यार बुरा नहीं होता है और वो मुझे छोड़ के नहीं गई। कई लोगों ने मुझे उनके बारे में कुछ बोला, मेरे बारे में भी बोला, वो तो है, बोलेंगे ही, मैं उस बात पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई। हाँ, मुझे उनसे प्यार हुआ था और बेपनाह प्यार हुआ था। कहीं ना कहीं आज भी मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि वो एक दौर मेरे लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे जूस पिलाया, मेरी फाइनेंशियल भी मदद करती थी। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो बेवफा है, वो काल और वो परिस्थिति थी। मजबूरी में अगर कोई जुदा होता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। मजबूरी में कोई जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपके आंखों में आंसू, अकेले में कहीं आपसे ज़्यादा रोता है। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे, कई सारे ऐसे मेरे जानने वाले लोग जिनकी मैं कहानी पढ़ते रहता हूँ कि उनकी गर्लफ्रेंड के बदौलत तो आईएएस बन गए। आईएएस की तैयारी के दरमियान वो फैक्टर बिल्कुल नहीं आता है। चलिए, मेरी कहानी में एक थोड़ा सा मान लो कि मेरी कहानी में गर्लफ्रेंड थी तो मैं असफल हो गया। वो लोग क्यों असफल होते हैं जिनके लाइफ में कोई है ही नहीं? ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं अंकित जी कि आपके लाइफ में अगर कोई है कि नहीं, तो आप बताएंगे है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड थी तो चलो मैं पिछड़ गया, लेकिन वो लोग क्यों पिछड़े जिनके लाइफ में कोई नहीं है? तो एक दौर था, 2014 के लास्ट में मेरी उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों में एक अच्छा दोस्ती हुआ। दोस्ती के बाद हम दोनों लोगों में प्यार हुआ। मैं उन्हें गाइड भी किया, वो भी मुझे गाइड करती थी। ऐसा नहीं कि एक तरफा था। फिर दोनों में प्यार हुआ, होते होते 16 में मतलब उनका सिलेक्शन हुआ, 17 उनका बैच बना और 17 बैच में वो जब घर गई, जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद हम लोग साथ साथ घूमे भी थे। मुखर्जी नगर में कई जगह बुलाया गया था, वहाँ गए। लेकिन जब वो घर गई तो फिर उसके बाद उनके नंबर पे मैंने ट्राई किया, उसके बाद वो नंबर नहीं लगा। अब उसके पीछे कि क्या उनकी मजबूरी थी, क्या कारण था, ये ना मैंने आज तक जानने की कोशिश किया और ना मैं अब जानूंगा और ना ही उनके बारे में मैं कुछ और बताऊंगा। हाँ, वो एक दौर था, मुझे प्यार हुआ। प्यार हर युवा को होता है, हर युवती को होता है, लेकिन प्यार बुरा नहीं होता है। जब तक हम लोग प्यार किए तब तक तो हम लोग ठीक थे, जब तक साथ में जूस पिए तब तक तो ठीक थे, तैयारी किए तो सब ठीक थे। और प्यार जब दोनों किए तो बदनामी का और बेवफाई का टैग किसी एक के माथे पे क्यों लगेगा? तो वो फैक्टर मेरा बिल्कुल नहीं था असफलता का। मेरी असफलता की कहानी मेरी है और मेरी तैयारी के दरमियान की गई गलती मेरी है। तो गर्लफ्रेंड के बारे में ये कि 2014 में मेरी उनसे मुलाकात हुआ, एक अच्छी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हुआ, प्यार के बाद हम लोग तैयारी किए, उनका सिलेक्शन हुआ, वो चली गई और अभी हैं वो जहाँ भी हैं अच्छी हैं अपनी लाइफ में। मैं भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा हूँ और इस चीज़ को आप लोग अन्यथा ना ले और अन्यथा ना बनाए। हर युवा की एक कहानी होता है, आप लोगों की भी कहानी है, मेरी भी कहानी है और वो एक अतीत है, मैं एक इतिहास हूँ। इतिहास इसलिए कि अतीत की गलतियों से सीख ली जाती है, वर्तमान में उसका सुधार किया जाता है और भविष्य का बेहतर निर्माण किया जाता है। तो मैं यूपीएससी के फील्ड का एक वह इतिहास हूँ जो मैं तैयारी के दरमियान गलती किया। तो आप लोग मेरी गलती से सीखें, मेरी उन कमियों से सीखें और आप वो गलती ना करें। बाकी गर्लफ्रेंड वाली जो बात थी तो वो एक दौर था, एक कहानी था।
हम दोनों के बीच में काफ़ी प्यार था, और मैं नहीं मानता हूँ कि वो तब था। अब उस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में, उसके जीवन में ये प्यार और गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर इनसे जैसे आपने बोला काफ़ी सारे आईएएस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड की वजह से आईएएस बने, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और होती हैं तो क्या गलत हैं क्या सही है? देखिए, डिपेंड करता है आपकी सोच और आपके विचार और आपकी कार्यशैली पे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि दुनिया के कोई भी काम गलत नहीं होता है, बस उसका करने का तरीका और टाइमिंग गलत होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो गलत नहीं है, अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो भी गलत नहीं होता है। आप कहाँ रहते हैं इससे मायने नहीं करता है, आप किसके साथ रहते हैं वो भी मायने नहीं करता है। आपने यूपीएससी के 3 चरणीय एग्जाम को, ये 3 चरण के एक वर्षीय एग्जाम के लिए क्या क्या एफर्ट लगाया और क्या क्या किया, ये मायने करता है। आप गर्लफ्रेंड के साथ रहिए, आप घर में मम्मी पापा के साथ रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यूपीएससी के लिए एफर्ट क्या लगा रहे हैं ये मायने करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने सोच पर, आपके अपनी कार्यशैली पे, कि आपकी कार्यशैली कैसी है, आपकी सोचने का तरीका कैसा है, और आप किसी के साथ रहते कैसे हैं। गर्लफ्रेंड बुरी नहीं है, बॉयफ्रेंड बुरा नहीं है, कोई चीज़ मैं नहीं कहूँ कि ये बुरा है और ये सही है। ये एक एंगल हो जाता है, लोग उसको बोलने लगते हैं ये चीज़ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि हाँ हमने क्या किया और कैसे किया। तो वो डिपेंड आप पे करेगा कि आप आईएएस को प्राथमिकता देते हैं, प्यार को प्राथमिकता देते हैं, अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं, कि किसी और काम को प्राथमिकता देते हैं। तो ये तय आपको करना है कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के, सिविल सेवा के, तो आप ये तय करें कि हम सिविल सेवा के लायक हैं कि नहीं, हम सिविल सेवा की प्राथमिकता दे रहे हैं कि किसी और चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो बस यही है, कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। गर्लफ्रेंड है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। अब सहयोगी एक दूसरे का होना चाहिए, मेरा ये कहना है। ओके, आपकी अगर भूतपूर्व गर्लफ्रेंड की बात करें तो उसके बाद उन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कभी उन्होंने मिलना चाहा, या फिर आपकी बात हुई? भूतपूर्व कहिए, एक्स कह लीजिए या गर्लफ्रेंड कह लीजिए, नहीं देखिए 17 के बाद ना तो मैं मिलना चाहा और ना उन्होंने मिलना चाहा। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आज वो जहाँ भी है अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, और मैं भी अपने लाइफ में बहुत खुश हैं। हम दोनों लोग एक अलग हुए तो जरूर, अब पता नहीं किस कारण से, मैं आज ये नहीं कहता, मैंने बार बार कहा हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो कोई बेवफाई मेरे साथ नहीं की है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ी, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी। और चूंकि जब कोई किसी से काफ़ी दिन रहता है, तो फिर जब अपने लाइफ में कोई आगे बढ़ जाता है ना, तो फिर वो अपने लाइफ को देखता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कुछ चीज़ में, तो कभी मैं दोबारा उस तरफ गया नहीं, और ना ही कभी जाने की कोशिश करूँगा, और ना ही कभी जाऊँगा। अगर भविष्य में हमारी उनकी मुलाकात भी होगी कभी, अभी तक तो मुलाकात हुआ नहीं है और ना ही होगा। हालांकि पेपरों पे और जगह मैं उनको पढ़ते रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो कार्य करती हैं वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनकी सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनकी एक लाइफ है, मैं उस लाइफ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, जब आपको पता लगा कि ये हमें छोड़ के चलेंगे या फिर ये अब वापस नहीं आएंगे आपके जीवन में, तो वो समय आपका कैसा गुजरा? जाहिर सी बात है आपको दुख तो हुआ ही होगा, तो कैसे वो आपने समय को आपने टैकल किया उस समय? नहीं देखिए, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि वो गई, जब कोई किसी के साथ एक अच्छा टाइम एक्सपेंड करता है, जब कोई किसी के साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है उसके जाने का दुख होता है, उससे ना मिलने का दुख होता है। तो मेरे अंदर भी था। स्वाभाविक है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं, एक रिलेशन में रहते हैं, कि हेल्थ, तो जाने के बाद तो दुख सबको होता है। सही बात है। से कब की बात है? आपके तैयारी के दौरान बीच की बात है, कि तैयारी आपकी हो चुकी थी, आपकी अटेम्प्ट खत्म हो गए थे? कब की बात है? हम लोग तैयारी के दरमियान ही, मैंने बताया ना कि 2011 में मैं दिल्ली आया, और 14 के लास्ट में हमारी उनसे मुलाकात हुई। फिर 15 से हमारा वो चीज़ परवान चढ़ने लगा, मतलब दोस्ती आई, गहराई होते गए, और फिर 17 तक हम लोग साथ में रहे। चलिए, उसके बाद इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब इनकी तैयारी की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है आप भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, और हम भी नहीं चाहते कि और इस पे ज़्यादा बात करी जाए। अभी इनकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, इनके तैयारी की जो गलतियां रही उन पर हम चर्चा करेंगे, कि जो गलतियां इन्होंने करी वो आपको नहीं करना है, वो ज़रूर ये बताएंगे आपको। और इनकी किस तरीके से, इनके एग्ज़ाम के दौर किस तरीके से रहे, 4 बार मेंस तक गए हैं, 2 बार इंटरव्यू दिए। तो सर आप अपने एग्ज़ाम के बारे में बताइए, फर्स्ट अटैम्प्ट आपने कब दिया, और ये एग्ज़ाम कैसे आपके गए? सेकंड अटैम्प्ट के बारे में आप बताना चाहो, थर्ड अटैम्प्ट जैसे आपने मेंस दिया, फिर इंटरव्यू तक गए, और इंटरव्यू के बाद आप असफल हुए और फिर से आप तैयारी में जुट गए, तो इस जर्नी को बताइए। 2014 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया। 15 में मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया,
2016 में मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया, 17 में मैंने चौथा अटेम्प्ट दिया और पांचवा अटेम्प्ट 2018 में दिया। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, ऐसे ही नहीं दिया। अटेम्प्ट में आप कौन से स्टेज तक गए? पहला अटेम्प्ट में पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया 2014 में पीटी क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। 15-16 मैंने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस लिखा और 17-18 मैंने इंटरव्यू दिया। जो 17 के मैंने दिया वो 18 में इंटरव्यू हुआ, जो 18 वाला था वो 19 में इंटरव्यू हुआ और फाइनली उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको आज मैं पेन पेपर अगर आपको देता हूँ तो आप जो पीछे आपका जो ये जर्नी रही, अगर आप इसमें पीछे आप जाते हो फ्लैशबैक में, तो उस पेन पेपर पे आप क्या क्या गलतियां लिखोगे, क्या क्या पॉइंट्स नोट करोगे कि ये मिस्टेक्स अगर आप ना करते तो आज आप भी हमारे सामने आईएएस के रूप में बैठे होते? जी बिल्कुल, जो आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं आज अपने आप को देख रहा हूँ कि वो गलती मैं नहीं किया होता। देखिए, कुछ गलती तो बिल्कुल कॉमन होता है और वो गलती नहीं होता है, वो हमारी सोच होता है। जैसे सबसे पहली गलती हमारी ये होती है ना कि हम जिस पृष्ठभूमि से है ना, हमारी नहीं, हिंदी भाषी के जितने भी छात्र होते हैं, हम जिस पृष्ठभूमि से होते हैं ना, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो हम उससे मेजर फैक्टर ले लेते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम टेंशन में पड़ जाते हैं। पहली गलती ये होता है कि हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो उस लायक नहीं है कि हमें इसके लायक फेवर करे, तो वो एक मेजर गलती होता है। दूसरी, यहाँ आने के बाद ना, जब मुखर्जी नगर में आते हैं ना, तो हम अपने विचारों से समझौता नहीं कर पाते। जैसे मैं 2011 में आ गया लास्ट में, 12, 13, 14, 12 तक तो चलिए वो चीज़ है कि सिलेबस उसका मतलब यूपीएससी पुराने पैटर्न, 13 में उसने सिलेबस चेंज किया, बदलते हुए जब 13 मैंने 14 में दिया, लेकिन उसके एक साल पहले 13 में इस यूपीएससी ने सिलेबस को चेंज कर दिया था। 13-14 जो ये 2 साल की गलती, 3 साल की गलती रही मेरी, ये गलती रहा कि मैं पीटी ही देते रहा। जैसे कभी बीपीएससी का पीटी, कभी यूपीएससी का पीटी और कभी यूपीपीसीएस का पीटी। ये 90% लोग करते हैं, जैसे पीटी टू पीटी, ये इनका चलते रहता है, पीटी में ही फंसे रहते हैं। तो पहली गलती कि इकोनॉमिकल कंडीशन, दूसरा कि मेरा आकलन, मेरी आर्थिक स्थिति के बाद भी मेरा व्यक्तित्व का आकलन कि मैं यूपीएससी के लायक हूँ कि नहीं हूँ। इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं था, बैलेंस तैयारी नहीं था, मेरे पास कोई ठोस रणनीति नहीं था 3 साल तक, जो 90% लोगों के साथ होता है। पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, जो यहाँ होता है। आप पूरे मुखर्जी नगर में जाइएगा, हर स्टूडेंट के टेबल पे किताब होगा और वो खूब पढ़ता है, पढ़ने के लेवल पे वो बहुत होता है, लेकिन लिखने के लेवल पे बिल्कुल नहीं होता है, अभ्यास के लेवल पे बिल्कुल नहीं होता है। तो 3 साल तो मेरा ऐसे ही भटकाव में चला गया। मैं पढ़ते गया, इतिहास पढ़ते गया, भूगोल पढ़ते गया, संविधान पढ़ते गया, अर्थव्यवस्था पढ़ते गया, सब पढ़ा और खूब पढ़ा, समझ गया। तो पढ़ने के लेवल पे खूब रहा, लिखने के लेवल पे बिल्कुल नहीं था, समझने के लेवल पे बिल्कुल नहीं था, और प्रेशर में कि मुझे 8 घंटा 10 घंटा ये पढ़ना, ये होते गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी सिविल सेवा 3 चरणों की एक वर्षीय एग्ज़ाम है और इसे जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग भी तैयारी करते हैं उन्हें इसको जानना और समझा, और सबसे बड़ी बात कि एक विचारों के साथ समझौता। अगर हमारा जब तक एज बचा है ना, तब तक हम यूपीएससी को ही देखें। सब चीज़ एक तरफ होता है, हालात और परिस्थिति एक तरफ होता है, वो सबकी है, कॉमन है। अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई निराश होने वाली बात नहीं। मैं गरीब हूँ भाई, मैं क्यों बोलूँगा कि मैं अमीर हूँ? तो मैं गरीब हूँ तो गरीब हूँ। और रही बात कि यूपीएससी लेटर तो नहीं लिखा था ना कि पांडे जी आप आइए और तैयारी करिए, सपना मेरा था ना तैयारी करने के लिए। तो जब मैंने चुना है सपना, तो उसकी कठिनाई को भी तो जानूंगा और उसमें जो भी कुछ होगा उसे भी तो जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले कि आप उस स्थिति से निकल जाए कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, इससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। जो 90% लोग यहाँ होते हैं उससे निकल जाइए। आप यूपीएससी को जानिए, यूपीएससी को समझिए। और अब मैं आपको एक एक लाइन गलती बता दूँ, 11 साल से लेके और 2019 तक की जो गलती, 3 साल तक कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं, सटीक कोई तैयारी नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई, पहली गलती। दूसरी, हमेशा सोच कि मैं गरीब हूँ तो मैं कैसे ये करूँगा। और तीसरी और मेजर गलती जो यहाँ 90% होता है, अप्लाई कम सप्लाई ज़्यादा।
अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो देखे होंगे कि आप एक सवाल पूछते होंगे, मैं 2 सवालों का जवाब देता हूँ, और फ्लुएंसी में। ये आदत बन जाती है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं ना तो हमें जानकारी मिल जाता है इतिहास की, भूगोल की, संविधान की, अर्थव्यवस्था की। अब हम क्या करते हैं कि अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर सप्लाई करने लगते हैं। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाएं तो ये चीज़ें आपके साथ और भी बन जाता है, जो मैं करता था। मुझसे कोई पूछता था, अरे भैया आपने तो स्टेट पीसीएस का पीटी दे दिया। हाँ हाँ भैया, पीटी की तैयारी कैसे करें? ये ले लो लक्ष्मीकांत, ये ले लो बिपिन चंद्रा, ये ले लो, ये चंद्रा, वो चंद्रा, ये बर्णवाल, वो बर्णवाल, मतलब महेश कुमार बर्णवाल जी का बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़ लीजिए। मैं पूरा उन्हीं को बताने लगा। तो अप्लाई कम, सप्लाई ज़्यादा। और तैयारी के दरमियान ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदल देना। 2 बार मैंने हिस्ट्री से दिया और 2 बार मैंने एंथ्रोपोलॉजी से दिया। अगर मैं हिस्ट्री पे ही और मेहनत करता तो मेरा और उसमें ज़्यादा मार्क्स आता। तो मुझे लगा कि हिस्ट्री या स्कोरिंग विषय नहीं है, चाहे इससे मैं बोल, तो मैंने बदल दिया। और बदला तो क्या हुआ, जीएस में तो ठीक ठाक सब ठीक ठाक था, लेकिन ऑप्शनल में फिर वहीं के वहीं रह गए। तो ये मेरी गलती हुई जो मैंने तैयारी के दरमियान किया। ठीक है, ये आपने गलतियां बता दी। अगर मुखर्जी नगर की बात करिए, या जहाँ पर आप 11 साल रहे, अभी भी आप मुखर्जी नगर में ही रहते हो, तो मुखर्जी नगर में इतनी भीड़ क्यों है? इतने बच्चे हर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आके तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन अगर मैं पर्सनली किसी आईएएस आईपीएस से मिलता हूँ तो उसका कहना होता है कि इतने कोचिंग से उनकी इस सिलेक्शन में कोई इतनी मदद नहीं मिली, जैसे कि यहाँ पर कोचिंग लाखों फीस ले रही हैं और हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शन कितनों का ही होता है, गिने चुने किन्हीं 2-4 लोगों का। तो मुखर्जी नगर के बारे में बताइए, यहाँ पर छात्र रहकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? कीड़े मकोड़े की तरह इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा, हर चीज़ का अपनी विशेषता होता है और हर चीज़ की अपनी कमी भी होता है और अच्छाई भी होता है। मुखर्जी नगर में बहुत सारी अच्छाई भी है तो मुखर्जी नगर में बहुत सारी कमियां भी है। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस कमी की तरफ जाते हैं कि हम उस अच्छाई की तरफ जाते हैं। मैं एक बात बोला था शायद अभी कि कभी बोला था, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, यूपीएससी ने कभी भी नहीं कहा है कि अंकित शर्मा जी से बात करोगे तो आईएएस बनोगे, हरिंदर पांडे से बात करोगे तो आईएएस बनोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ही आईएएस बनेंगे। यूपीएससी ने कहीं नहीं कहा है। यूपीएससी तो कहता है कि 3 चरणों के एक वर्षीय एग्जाम है, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा सिलेबस और ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको फिल करिए, इसके अनुसार बनिए और आप अधिकारी बनिए। देश का इकलौता एग्जाम जिसके विषय में हवा बहुत ज़्यादा होता है, मैं नहीं बना, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने उस अप्रोच को नहीं अपनाया, उस कंटेंट को नहीं अपनाया, और उसके दरमियान एक चॉइस बता दूँ कि ना तो मैंने एग्जामिनेशन के ट्रेंड को समझा, ना एग्जामिनेशन को नेचर को समझा। होता क्या है मुखर्जी नगर में, चाहे कहीं भी किसी से मिल जाए, एक चीज़ मैं बता दूँ अंकित जी, कि जब भी आप किसी से मिलिए ना, कोई भी स्टूडेंट हो, अप्रोच पे खूब बात होता है, ये पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, और लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, एकदम 100% पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, टॉपर को सुनते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना भी व्यक्तित्व बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो टॉप किए वास्तव में वो काबिल थे, उनमें वो चीज़ें थी तो वो सिलेक्शन लिए, मैं उनकी सफलता को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं भी टॉपर नहीं ना बन सकता हूँ। हर व्यक्ति के अपने अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर एक अपनी सोच और एक अपनी क्षमता होती है। आप अपने क्षमता और अपने क्वालिटी के अनुसार देखिए। अगर मैं बिपिन चंद्रा के पढ़ को संतुष्ट हो गया तो जरूर नहीं कि आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, हो सकता है आपको कोई और बुक्स अच्छा लगे। तो ये चीज़ें होती है कि हम अप्रोच को सुनते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, हम अपना नहीं देखते हैं। मुखर्जी नगर में मैंने एक शब्द कहा भी था, उस पर मुझे लोगों ने बहुत टोल भी किया कि मुखर्जी नगर मूर्खों की नगरी है। एक और यहाँ कह दूँ कि बंदूक में गोली है कि नहीं ये डॉन को पता है, पुलिस को नहीं पता है। जो सामने वाला बैठा है वो काबिल है कि नहीं है, वो वास्तव में पीटी पास किया है कि नहीं किया, मेंस लिखा है कि नहीं लिखा, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमने देख लिया कि हाँ ये पढ़ाते हैं, हम उनके पास चले गए। और यही चीज़ होता है। अब आप कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही कहूँगा कि आप मेरे बारे में कितना जानते हैं। हो सकता है कि मैं कई सारे बातें झूठ बोला हूँ, लेकिन आपने तो सुन लिया कि पांडे जी ने, हरिंदर पांडे इंटरव्यू दिए हैं, बहुत अच्छा बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पहले आप मेरे बारे में जानिए। अगर आप मुखर्जी नगर की बात करते हैं तो यहाँ मार्केटिंग है, और सिर्फ मार्केटिंग है, और मार्केटिंग को देखते हुए लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। और उनके बर्बादी में उनके आसपास के लोग भी उतना ही,
आप आएंगे मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में तो आप बिक जाएंगे, अभी चलेंगे तो मार्केटिंग को देखते हैं, और मार्केटिंग को देख के आते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, और जिस दिन कोचिंग में एडमिशन लेते हैं उस दिन लगता है कि मैं तो आईएएस बन गया, उसी दिन से अपने आप को आईएएस समझ लेते हैं, और जो रियलिटी होता है, जो वास्तविकता होता है, उससे दूर भाग जाते हैं। तो मुखर्जी नगर में एक नंबर में मार्केटिंग है जो ज़बरदस्त होता है, और जिसके चक्कर में आकर लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप किसी भी कोचिंग में जाइए, मैं कोचिंग को बुरा नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी कोचिंग में जाइए पहले एक बार पता करिए, 3 चीज़ों का पता करिए। आप कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले पता करिए कि जो आपको पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ रहा है, और वो कितना अपडेट है यूपीएससी के लिए, पहला ये देखिए। दूसरा आप ये देखिए कि जो पढ़ा रहा है वास्तव में उसने पीटी पास किया है कि नहीं किया, मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार ये जरूर पता कर लीजिए। जरूरी नहीं कि जो आईएएस बना है, जो असफल हो गए वो भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन आप एक बार जानिए तो कि सच में वो आपके मर्ज के दवा है कि नहीं है। आप आ जाएंगे कि हाँ ये कोचिंग से मैं एडमिशन ले लूँगा, आईएएस बन जाऊँगा, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही बर्बाद करें। आप आइए एक बार जांचिए, मुखर्जी नगर में आने के बाद आप आइए जांचिए, कोचिंग का मार्केटिंग है वो है, आप लोग गुमराह हो जाएंगे। ये रहा कुछ जो मुखर्जी नगर कंडीशन में। उसके बाद दूसरी की जो चकाचौंध दुनिया हो जाती है, यहाँ फ्रीडम हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी, यहाँ आज़ादी मिल जाता है, कोई किसी को रुकता नहीं है। रात के 9 बजेगा 10 बजेगा किसी को कोई मतलब नहीं है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, ना हमें आप रोकेंगे ना हम रोकेंगे। तो एक चाक चौक की दुनिया होती है, फ्रीडम हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और भटकाव हो जाता है। उनकी एक फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा बन जाता है, उसी में उनका डिस्कस, उसी में हर चीज़ होता है। क्योंकि साल में एक बार घर जाते हैं तो फ्रेंड सर्किल अच्छा होता है, फ्रेंड सर्किल में हम सच डिस्कस करने लगते हैं तो जो होता है। तो मार्केटिंग, आज़ादी और फ्रेंड सर्किल का एक दायरा है, ये सब चीज़ें होती है जो नुकसानदेह होता है। अगर आपका ग्रुप अच्छा बन जाए पढ़ने का, आपके ग्रुप में सपोर्टिंग बन जाए, तो आपको रोक नहीं सकता है कोई सफलता से। लेकिन अगर उसमें से 2-3 लोग भी खराब हुए तो फिर भी आपकी असफलता को कोई नहीं हो सकता है। तो आप मुखर्जी नगर के आने के बाद मार्केटिंग से बचिए, जो यहाँ है आपको तो कहेंगे, चूँकि उनका वो बिजनेस है कोई थोड़े कहेगा कि मेरा ये खराब है, तो ये बिजनेस है। आप बिजनेस से बचिए और मार्केटिंग से बचिए। और ठीक है सर, तो लास्ट में जो नए उम्मीदवार इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि पंडित जी हमें कुछ ऐसी बातें बता देंगे जो उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में हेल्प करेगा। तो उनके लिए आखिरी में आपके क्या संदेश होंगे? देखिए, मैं आपको एक कम शब्दों में लाइन बाय लाइन बता दूं। सबसे पहले आप अपना आकलन करिए, अपने हर लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, अपने स्टडी लेवल पे, कि आप यूपीएससी के लायक हैं कि नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा आईएएस बन जाऊंगा, तो ही आइए, और आपके जो भी छोटी मोटी समस्या है उसे सॉल्व करके आइए। जिसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले ये सोचे, अपने आकलन करके आइए। दूसरा ये सोचिए कि मुझे कब से तैयारी करना है। जैसे आप फाइनल ईयर में करेंगे, फर्स्ट ईयर में करेंगे, या ग्रेजुएशन बाद करेंगे, ये सोच लीजिए। उसके बाद कहाँ से करेंगे, मुखर्जी नगर से करेंगे या भारत के किसी और शहर में करेंगे या सेल्फ करेंगे, ये देख लीजिए कहाँ से करेंगे। और तीसरा, किसके साथ करेंगे, कोचिंग से लेंगे या आप अपने से करेंगे। और जो भी कोचिंग्स डिसाइड करें उसके अथेंटिक्स को जरूर जांच लीजिएगा, उसके पीछे के बैकग्राउंड को जरूर जांच लीजिएगा, ये मैं कहूँगा। उसके बाद आने से पहले आप एक अपनी रणनीति बनाइए, तैयारी के पहले आप अपनी रणनीति बनाइए कि हमारी ये रणनीति होनी चाहिए। फिर परीक्षा एग्जामिनेशन, जैसे 28 मई को पीटी है, 2023 में 28 मई को पीटी है, 15 सितंबर को मेंस है। अब आप आज से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हमारी आज से अब की रणनीति क्या होगी। 28 मई को हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ तक की हमारी रणनीति क्या होगी, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन से 10 पहले हमारी रणनीति क्या होगी, एग्जामिनेशन हॉल में हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी पीटी के लिए रणनीति क्या होगी, और हमारी मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले ये कि कब से करें, कहाँ से करें, किसके साथ करें, एक रणनीति लेके पढ़ने की आदत डालें। और उसमें इस बातों का ख्याल रखें कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ही ध्यान रखें कि क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसे लिस्ट करते जाइए, उसे काटते जाइए कि क्या नहीं पढ़ना है, उसे छांट दीजिए। जो आपको पढ़ना है उसे छांट दीजिए, एकदम उस चीज़ को छांट दीजिए जिसे आप नहीं पढ़ना है, पूरे छांटते जाइए कि मुझे ये नहीं पढ़ना है। देन सिलेबस को आप एक बार बारीक से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं सिलेबस को पढ़िए। उसके बाद 11 से लेके 22 तक के पीटी के क्वेश्चन पेपर, और 13 से लेके मेंस तक के, 13 से लेके 22 तक का एक अभी जो मेंस हुआ है, यहाँ तक के क्वेश्चन पेपर को पूरे बारीक से पढ़ जाइए। उसके बाद देखिए कि कौन से किताब मेरे लिए सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड किताब उठाइए, कम किताबें उठाइए, और घंटा पे बिल्कुल मत जाइए। आप क्वांटिटी बेस्ड कभी मत जाइए, क्वालिटी बेस्ड जाइए, और पूरे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आइए। पीटी के लिए, पीटी तो कुछ होता नहीं है, मेंस होता है। मेंस के लिए फुल अप्रोच आइए, पूरी इंटीग्रेटेड के साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाइए। मेंस की ज़बरदस्त तैयारी करिए, और पीटी के लिए
अभ्यास करिए, सॉरी, पीटी के लिए जितना आप अभ्यास करते हैं अभ्यास करिए। कोशिश करिए कि एक प्रैक्टिस सेट मैं सप्ताह में 2-3 बार लग जाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें जिसे आप जानें। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर बहुत कुछ सीखा जीवन के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, जिस तरीके से सर ने अपनी लाइफ को आपके सामने रखा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी असफलता की कहानी को किसी के सामने नहीं लाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और भी जो इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे ऐसे मुकाम होते हैं जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो निराश पहले ही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी में सफल नहीं हुए तो आगे की ज़िंदगी पूरी खत्म हो गई है। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं, और सर काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसे लोग हैं मौजूद जो इस तैयारी में इस सपने को लेकर आए हैं और उनके लिए कोई परेशानी खड़ी हो रही है उनके सामने, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, कोई किताबें नहीं ले पा रहा है, कोई किसी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो वो हमें मेल करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम उनकी जो भी मदद होगी ज़रूर करेंगे। सर को भी आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।